चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव प्रैक्टिस की, हम लोगों ने पता था कि किस तरह से हम लोग को नेमिंग्स करनी होती है। तो अभी हम लोग सीखते हैं कि ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको मैंने सिंपल लिखा है और इनके नाम क्या होंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है, हम लोग को समझना होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। ओके चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपाउंड का, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एंड दिस इज वेरी सिंपल, सो वी नीड नॉट टू राइट द नेम। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखता हूं तो this will be like this will be HCHO, and you know that HCHO, okay, and this is the aldehyde group having one carbon, okay, there is no prefix, there is no suffix, sorry suffix तो है लेकिन कोई prefix नहीं है, okay। so सबसे पहले हम लोग कोई prefix नहीं है तो अभी हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे। सिंपल वी कैन राइट इट लाइक दिस वे कि इसमें एक कार्बन है तो सबसे पहले रूट आएगा, रूट, ओके, देन सैचुरेशन इंडिकेटर, पहले प्रीफिक्स होता है लेकिन प्रीफिक्स इसमें है नहीं, तो इसलिए वी विल राइट द रूट एंड देन सैचुरेशन इंडिकेटर एंड देन सफिक्स, सफिक्स मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम, ओके। सो लेट्स राइट द नेम ऑफ दिस वन, ओके। सो सबसे पहले हमारे पास जो रूट होता है वो कितने कार्बन होते हैं उससे मिलके बनता है। तो ये मैंने आपको नोट्स में लिखाया भी है और दिखा, आपने पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको नोट्स में मिल जाएगा कि कहाँ पर मैंने आपको सिखाया है कि प्रीफिक्स कैसे लिखते हैं, रूट, सैचुरेशन इंडिकेटर, सफिक्स, ओके, ये सब मैंने आपको सिखाया है। और इनकी नेमिंग्स भी मैंने आपको सिखाई किस तरह से इनकी नेमिंग्स करते हैं। अगर एक कार्बन होती है तो उसकी नेम को कैसे लिखते हैं, दो कार्बन होते हैं तो उसके नेम्स को कैसे लिखते हैं, तो दैट वी हैव स्टडीड, ओके। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये सब हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी अगर मैं बात करता हूं तो इसका नाम क्या होगा, तो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो इसमें एक कार्बन है तो प्रीफिक्स कुछ नहीं है तो मीथ लिखेंगे, और फिर सैचुरेशन इंडिकेटर मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, आई एम रिपीटिंग दैट कार्बन कार्बन, देयर इज ओनली सिंगल कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है। तो एक्चुअली वी कंसीडर अगर कोई कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं होता या सिंगल बॉन्ड होता है तो वी राइट इट एन, ओके। ये यहीं पर कंप्लीट हो जाता अगर सिंपल कोई सा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स हम लोग यूज करते हैं अल, अल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इज द फंक्शनल ग्रुप दैट इज गोइंग टू हैव द नेम अल, ओके, उसका सफिक्स अल होता है। ये सब मैं आपको लिखवा चुका हूं पहले ही कि कहां पर किसके सफिक्स का नाम क्या होगा। सो मैं कहां पर आपको लिखवाया है, आई थिंक मैं बता देता हूं, यहाँ पर देखिए मैंने लिखवा रखा है आपको कि एल्डिहाइड इज CHO ग्रुप, कहीं भी आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा चेन में और उसका नाम अल होगा, अल, एल्डिहाइड, ओके। सो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे तो इसका नाम होगा मीथेन अल, so this is methanol, okay। Now trying with this name, what should be the name of this compound, that is CH3 C double bond O CH3, okay, this one, what should be the name of this compound, okay। So they are the three carbons, so for the three carbons we use prop, this is the root word for the three carbon, 1 2 3, and secondly there is a functional group, okay, फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोन, ये C डबल बॉन्ड O, उधर भी कार्बन और इस तरफ भी कार्बन, तो उसको हम लोग बोलते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप। दिस इज द कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, जिसका सफिक्स ONE होता है, ONE इज द सफिक्स फॉर कीटोन। अच्छा, इसमें कोई भी प्रीफिक्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या कोई भी कार्बन की चेन इसमें अटैच नहीं है तो उसका नाम होगा प्रॉप, कोई प्रीफिक्स नहीं है, प्रॉप। फिर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वी विल राइट एन, एन सिंगल बॉन्ड। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा, ओके, एंड देन द प्रॉप एन एंड देन ONE ऑन, प्रॉप एन ऑन, ओके, दिस इज द प्रॉप एन ऑन, ओके। तो प्रॉप एन ऑन इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड, ओके। ट्राई दिस वन, ये आप ट्राई करें, इसका नाम क्या होगा, ट्राई दिस वन बेटा, what should be the name of this compound। इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, सिर्फ रूट है, सैचुरेशन इंडिकेटर है और उसके साथ साथ सफिक्स है। तो मुझे लगता है कि आपने क्लास की ही नहीं है, मतलब क्लास की तो है लेकिन रेगुलर नहीं की है, छोड़ छोड़ के की है, तो मैं ही हेल्प कर देता हूँ। फिर से अगले किसी दिन क्लास में मैं आपसे टेस्ट ले लूंगा इस चीज का। सो अभी हम लोग हेल्प करते हैं। हियर द 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। सो फॉर द 4 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज होता है वो होता है ब्यूट। ये मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको कि 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं, 6 कार्बन के लिए भी यूज 6।
सॉरी हेक्स, एंड फॉर द 7 वी यूज हेप्ट, फॉर द 8 वी यूज ऑक्ट। तो इस तरह से मैंने लिखवा रखा है आपको कॉपी में, नोट्स में। सो ब्यूट, एंड देन उसके बाद हमारे पास आएगा सैचुरेशन इंडिकेटर, दैट इज कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वी विल डू AN, एन। ई लगा देते हैं हम लोग, लेकिन ANE लगता है, लेकिन एक्चुअली में यहां पर हमारे पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स जो है वो स्टार्ट होता है एक वोवल वर्ड से, और 2 वोवल एक साथ नहीं आ सकते, बिकॉज ई इज अ वोवल, और अगर मैं ऑल करता हूं तो वो भी एक वोवल होगा। ओके, सो दैट इज, सो यहां पर हमारे पास आएगा, दैट इज दी, वी कैन सिंपली राइट इट, इसको ई को हम लोग हटा देंगे और वी विल यूज दिस सफिक्स एज ब्यूटेनॉल। ये इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। समझ आया? यस समझ सर। आया? अच्छा, कीटोन में हम लोगों ने, अच्छा यहाँ पर हम लोग को फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी बतानी होती है कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कौन से कार्बन पर है, क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पर पोजीशन नहीं बताई है आपको, देखिए, तो उसका मतलब है ये अंडरस्टूडेबल है कि वो फर्स्ट कार्बन पर ही लगा हुआ है। अदरवाइज अगर ये सपोज if this is written like this, if instead of CH3 CHOH CH2 CH3 अगर ये ऐसे होता तो अभी भी ये 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, लेकिन इसका नाम होता ब्यूट एन टू ऑल, 1 2 3 4, इस तरह से नंबरिंग करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को शॉर्टेस्ट नंबर मिले, तो इधर से करने पर 2 आएगा, तो ब्यूटेन टू ऑल विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। समझ आया? तो यहां पर हम लोगों ने खाली ब्यूटेन ऑल लिखा, इस मींस दिस इज ऑन द फर्स्ट कार्बन। अब ये यहां से आप फोर्थ मत समझिएगा, यहां से नंबरिंग होगी इसकी 1 2 3 4। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जल्दी बताइए, इसमें क्या नाम होगा? बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है ये, इससे ज्यादा सिंपल हाइड्रोकार्बन है ही नहीं कोई, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तनिष्का, is I'm audible? So which one? This one, fifth. Tell me the name, IUPAC name of this compound. बोलिए। What should be the IUPAC name? बहुत ही सिंपल है, देखो मैं फिर से बता देता हूं आपको कि आपको जब भी कोई हाइड्रोकार्बन का नेम लिखना होता है, मींस इफ यू आर गोइंग टू राइट द IUPAC नेम ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन, देन इन दैट केस यू हैव टू राइट द प्रीफिक्स first, prefix, then after you have to write the root, then saturation indicator, and then finally you have to write the suffix. Okay, these two are compulsory. Which one? This one and this one. Root and saturation is compulsory, this is compulsory, and this one is suffix, may or may not be, this will be may or may not be, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओके, तो अभी हमारे पास एक कार्बन है CH4, तो व्हाट शुड बी द नेम? इसमें कोई प्रीफिक्स किसका लिखते हैं हम लोग? क्लोरीन ब्रोमीन, यानी क्लोरो ब्रोमो आयोडो, आयोडीन लगा है, या नाइट्रो लगा हुआ है, या कोई चेन है, ब्रांच का हम लोग लिखते हैं, जैसे एल्काइल ग्रुप, जिसको हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलते हैं बेटा। व्हाट वी कॉल्ड इट? वी कॉल्ड इट एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब जैसे सपोज कीजिए कि ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है, उसके साथ में ये चेन लगी हुई है, तो ये एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप है जिसका नाम होगा मेथ। एक कार्बन के लिए मेथ और YL लग जाएगा उसके आगे, मिथाइल। तो ये 1 2 मिथाइल आएगा, मतलब जब हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो प्रीफिक्स हमारा 2 मिथाइल होगा, यानी 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, सो अभी हमारे पास कंपलसरी, ये दोनों कंपलसरी। अब ना ही तो इसमें एक कार्बन है, उसमें चारों पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो जब 4 के 4 कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है तो उस कंडीशन पर मैं बोलूंगा कि इसमें कोई क्लोरीन ब्रोमीन नहीं लगा हुआ है, कोई ब्रांच नहीं लगी हुई है, कोई सफिक्स यानी कोई फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर एल्डिहाइड, या फिर कीटोन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, मेन फंक्शनल ग्रुप जिसका सफिक्स हम लोग यूज करते हैं। तो जब इनका सफिक्स भी नहीं है तो बस इसमें क्या होगा? रूट और सैचुरेशन इंडिकेटर। तो एक कार्बन के लिए रूट हम लोग यूज करते हैं मेथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये तो एक ही कार्बन है तो बस एन लगा दो। सैचुरेशन इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं
एन फॉर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अगर कहीं कोई बॉन्ड नहीं है तब भी हम लोग एन ही लगाएंगे, मतलब एक ही कार्बन है तो उसके लिए भी हम लोग एन ही यूज करेंगे। तो दिस इज मेथेन। समझ आया? समझ आया? यस सर। ओके। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वी यूज इन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वी यूज इथाइन। ओके, तो ये आईयूपीएसी नेमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत है, स्टार्टिंग है। हमारे सिलेबस में सैचुरेशन में अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिलेबस में है। इस बार इस चैप्टर में से थोड़ा सा पोर्शन रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो जो पोर्शन रिड्यूस किया गया है वो एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है जो पोर्शन आपका सिलेबस में है उसको, क्योंकि अगर आप लोग सैचुरेशन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईयूपीएसी आनी चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इथाइन जो होगा, इथाइन जो है वो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कार्बन होंगे और दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इथ मतलब होगा दो कार्बन, the two carbons are there, and YNE means that there is a triple bond between these two hydrocarbons। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो वो इथाइन है, और वो उसके मतलब इथाइन अगर नेमिंग है तो उसमें दो कार्बन है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कहीं पर लिखा है प्रोप इन, प्रोप इन, प्रोप इन, तो इसका मतलब होगा कि उसके अंदर तीन कार्बन होंगे, प्रोप मतलब थ्री और इन मतलब कहीं ना कहीं पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। दिस इज प्रोपीन, ये आपका इथाइन हो गया। दिस इज द फॉर्मूला C2H2 एंड दिस इज गोइंग टू हैव C3H6। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर H2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। दिस इज C2, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, CHO, ओनली देयर विल बी CH। ओके, समझ आया? समझ आया आपको? सो ये एटलीस्ट बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए। चलिए अब मैं आपसे सिंपल बोलता हूँ, ठीक है, कि अगर इफ आई एम आस्किंग, मैं सिंपली आपसे बोलता हूं कि मुझे ब्यूट 3 मिथाइल 3 मिथाइल मिथाइल ब्यूट पेंट टू इन, 3 मिथाइल पेंट टू इन, क्या ये आईयूपीएसी नेमिंग पॉसिबल है? 3 मिथाइल पेंट टू इन, तो पेंट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 5 कार्बन है, तो आपने 5 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5, you have made pent means 5 carbon, okay, and 3 methyls means you have to number this one 3। मिथाइल मतलब एक थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसमें थर्ड कार्बन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों गलत है ये आईयूपीएसी ने, कि व्हाई इट इज रॉन्ग। दिस इज 1 2 3 4 5, अगर आपने थर्ड कार्बन पर यहां पर लगा दिया, सॉरी इसमें तो पॉसिबल है, 3 मिथाइल पॉसिबल है, सॉरी ये सही है, इसमें पॉसिबल है, लेकिन ब्यूटेन में ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल इन ब्यूटेन। तो आपने यहाँ पर थर्ड कार्बन पे लगा देंगे एक मिथाइल ग्रुप, तो दिस इज 3 मिथाइल, ठीक है, पेंट टू इन, टू मतलब सेकेंड कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड लगाना है, दिस इज दी, दिस वन इज ओके। ये समझ आया? समझ आया आपको? जी सर। कि इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल, यानी थर्ड कार्बन पर एक चेन, मिथाइल मतलब एक कार्बन की चेन, पेंट मतलब 5 कार्बन का मेन है, और टू इन मतलब सेकेंड कार्बन पर इन ग्रुप लगा हुआ है, यानी डबल बॉन्ड है। ओके, अभी मैं आपसे और पूछता हूं, बताइए क्या मीथ एन ओन पॉसिबल है? मीथ एन ओन, मीथ एन ओन क्या पॉसिबल है? नहीं है ये पॉसिबल, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मीथ मतलब एक कार्बन, एन मतलब चलो सिंगल बॉन्ड हो गया, ओन मतलब होता है कीटोन ग्रुप, कीटोन मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, और कीटोन ग्रुप के लिए कंपलसरी कंडीशन है कि उसके इधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर भी कार्बन होना चाहिए। सो कभी भी मीथ एन ओन तो बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि कम से कम 3 कार्बन से मीथ कीटोन ग्रुप लगता है, कम से कम मिनिमम 3 कार्बन शुड बी देयर, and if there are 3 carbon then in that case beta, in that case you have to write it like this way,
मीथेन ओन का मतलब हुआ कि इधर भी कार्बन हो जाएगा और फिर ऐसे आप लगाएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज मीथेनल, दिस इज मीथेनल, मीथेनल, CHO ग्रुप इज एल्डिहाइड ग्रुप। सो ये नहीं है, सॉरी मीथेनोन इज नॉट पॉसिबल। हम लोग बोलेंगे इसकी इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपलेस्ट कीटोन होता है प्रोप, मतलब 3 कार्बन के लिए प्रोप, फिर एन, फिर ओन। समझ आया? समझ आया? यस सर। ओके ओके। उसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं आपसे, देखिए क्या मिथ इन पॉसिबल है? मिथ इन, तो मिथ इन भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कब होगा? जब एटलीस्ट 2 कार्बन होंगे। तो मिथ इन नहीं बन सकता। क्या बनेगा? इथ, इथ मतलब 2 कार्बन, इथ 2 कार्बन के लिए आता है इथ इन। ओके, मिथ एन पॉसिबल है लेकिन मिथ इन पॉसिबल नहीं है। मिथ इन पॉसिबल नहीं है और ना ही मिथ आइन पॉसिबल, ये भी नहीं पॉसिबल है। इथ आइन हो सकता है या इथ इथ इन हो सकता है, मिथाइन नहीं हो सकता। सॉरी, मिथ इन या मिथाइन नहीं हो सकता। समझ आया? समझ आया बेटा? यस सर। कोई डाउट? ओके, चलो थोड़ा सा हम लोग IUPAC को और एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग इसके डिविजन्स को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बेटा। IUPAC पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ? बिकॉज इट इज द बेस फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट मस्ट बी, मतलब आपको आना चाहिए अच्छे से। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आप गड़बड़ कर जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेचुरेशन इंडिकेट, सॉरी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड unsaturated unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। क्या मतलब हुआ इसका? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब हुआ? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब आपको पता है सैचुरेशन क्या होता है? मतलब जब किसी चीज में की जो कैपेसिटी होती है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने की, वो कंप्लीट हो जाए। जैसे आपने पढ़ा होगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन यू स्टार्ट कंटिन्यूअसली डिसॉल्विंग समथिंग एंड इट कंडीशंस कम दैट कि उसके अंदर नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि अब ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो चुका है, वी कैन नॉट एड मोर सॉल्ट और मोर सॉल्यूट टू दिस वन। तो इसी तरह से कार्बन के पास एक कैपेसिटी होती है कि कार्बन कैन ओनली यूटिलाइज, कैन मेक 4 सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, ये स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी 4 सिंगल बॉन्ड बनाने की है और उस पर ये ज्यादा स्टेबल रहता है सिंगल बॉन्ड्स पर। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ग्रेफाइट वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया था कि इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। लेकिन उसमें भी मैंने आपसे बोला था कि 3 कार्बन एटम्स जब बॉन्ड करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती है, तो कार्बन एक और नया बॉन्ड बनाता है जिसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं या डबल बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मैंने आपको कहां पे सिखाया था, मैं दिखाता हूं अभी आपको, मैंने आपको कहां पर सिखाया है वो। हाँ, यहां पर मैंने आपको सिखाया था कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम। लुक एट दिस 1 2 3, बट उनका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए तो शेयरिंग करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन उसका के साथ शेयरिंग कर लेगा। जब ये दोनों यूटिलाइज हो जाएंगे तो फिर इस वाले में यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बनेंगे, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। यानी ये बॉन्ड थोड़ी देर बाद यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड थोड़ी देर बाद यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, मतलब जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल हो जाएगा और जहां डबल है वहां सिंगल हो जाएगा। उसकी वजह से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। तो ये सब स्टेबिलिटी के लिए कार्बन करता है, स्टेबल होने के लिए कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ तो यहाँ पर इथाइन में कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। एक कार्बन ये हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन मान लेते हैं यहाँ पर। ओके, लेकिन अगर इसको मैं रिएक्शन करा देता हूँ, लेट सपोज करो मेरे पास ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, तो इसको मैं हाइड्रोजन गैस पास कर देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम निकल प्लेटिनम। ठीक है,
या पैलेडियम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस, इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सैचुरेट, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और ये इथीन की जगह पर इथेन बना देगा, इट विल मेक द इथेन, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पर इथेन दिस बॉन्ड विल ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक करके इथेन बन जाएगा। सो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि कार्बन की अब अपने कार्बन ने अपनी पूरी ऑक्यूपेंसी शो कर दी है, यहाँ पर उसकी ऑक्यूपेंसी पूरी शो नहीं हुई थी, तो उस कंडीशन में वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अपने 4 सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है। यहाँ पर भी वो स्टेबल है डबल बॉन्ड बना करके स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन उसने हाइड्रोजन से रिएक्शन इसलिए कर ली क्योंकि हाइड्रोजन के पास अब कैपेबिलिटी है, मतलब उसके पास कैपेबिलिटी है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की। लेकिन अभी मैं इसके साथ और हाइड्रोजन को ऐड करूं तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अब कार्बन ने अपने 4 सिंगल बॉन्ड्स बना चुका है, अब उसके पास और बॉन्ड्स नहीं बनाने की कैपेबिलिटी है। तो अब बोलेंगे कि ये जो कंडीशन है इसकी, इसको बोलेंगे कि ये है सैचुरेटेड कंडीशन, दिस इज कॉल्ड द सैचुरेटेड कंडीशंस। ये अब सैचुरेटेड कंडीशंस और सैचुरेटेड कंपाउंड बोल सकते हो। और ये अभी इथीन जो है यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड कंडीशन पे है, अनसैचुरेटेड कंडीशंस पर है बेटा, ये किस पर है, अनसैचुरेटेड कंडीशंस पर है। समझ आया, समझ आया। सो अभी हम बोलेंगे कि व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनकी नेमिंग्स के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे और उनकी आईयूपीएसी नेमिंग भी हम लोग देखेंगे जितना आपके सिलेबस में उसके हिसाब से। ओके, सो अभी हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, the compounds of hydrocarbons, the compounds of hydrocarbon in which carbon has not utilized its full combining capacity, ठीक है। i.e. हम लोग बोल सकते हैं there is कार्बन कार्बन ट्रिपल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन दी हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। समझ आया, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है। गॉट इट, you got it sir. Okay. Yes, sir. Okay, now moving to the next part is, if you are moving to the next part, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग को पता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को इस्तेमाल किया है, यानी हर एक कार्बन ने, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि हर एक कार्बन की बात चल रही है। द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कार्बन्स हैज नॉट यूटिलाइज्ड ऑल द कार्बन्स, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पर एक वर्ड all in which the hydrocarbons, the compounds of hydrocarbon in which all carbon atoms has not utilized its full combining capacity। सारे कार्बन एटम्स में, अगर सपोज कीजिए कि मैं बात कर रहा हूं कि इसमें से ये हमारे पास है, इसका नाम क्या होगा, what should be the name of this compound? This is 1 2 3 4 5, तो पेंट 5 के लिए। फिर सैचुरेशन इंडिकेटर यानी डबल बॉन्ड है, कहां पर है, कौन से कार्बन पे, तो इधर से हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो इधर से हम लोग 3 नहीं बोलेंगे 2 बोलेंगे, जो पहले पड़ेगा उसको 2, तो दैट इज 2 इन, पेंट 2 इन, तो पेंट 2 इन पर डबल बॉन्ड है, तो इसमें से बाकी सारे कार्बन ने फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी को इस्तेमाल कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड एंड सेकंड कार्बन ने नहीं यूटिलाइज कर रखी अपनी फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी, तभी भी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी माना जाएगा। हर एक हाइड्रोकार्बन ने फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी को इस्तेमाल किया हो तभी वो, यानी सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तभी वो सैचुरेटेड माना जाएगा। अगर पूरी चेन में से किसी भी कार्बन ने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स माना जाएगा। मार्क माय पॉइंट, आई एम सेइंग कार्बन कार्बन के बीच में, नॉट कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में या किसी और के साथ। ओके, गॉट इट। नाउ मूविंग दिस अनसैचुरेटेड के बाद आता है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रो, so saturated hydrocarbons कौन से होंगे, the compounds
of hydrocarbons in which all carbon atoms has utilized its full combining capacity. उन्होंने अपनी फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी को इस्तेमाल किया हो। फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर मैं बात करता हूं तो फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी मींस कि उसने पूरी की पूरी कंबाइनिंग कैपेसिटी को इस्तेमाल किया, यानी सब में सिंगल बॉन्ड्स। गॉट इट? समझ आया बेटा? यू गॉट इट? कि कार्बन कार्बन ने, यानी हर एक कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स। गॉट इट? यस सर। ओके बेटा, आज वीडियो से पढ़ाने का दिल चाह रहा, चलो वीडियो ऑन करके पढ़ाते हैं। ओके, द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन व्हिच ऑल कार्बन कार्बन एटम्स हैज यूटिलाइज्ड इट्स फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी। उन्होंने सबने अपनी फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी को इस्तेमाल किया। इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स। समझ में आया? सारे कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? जैसे कि आप इसमें कौन सी कैटेगरी के आएंगे? इसमें तो हमारे पास ईन वाले भी हो सकते हैं और आइन वाले भी हो सकते हैं, यानी कि इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास ईन वाले भी हो सकते हैं और आइन वाले भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होंगे? सिर्फ एन वाले। एन मतलब इसके लिए जो सैचुरेशन इंडिकेटर होगा वो ऑलवेज एन ही होगा, ANE। तो जैसे ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन से, मान लेते हैं 4 कार्बन का है, तो इसका नाम होगा, what should be the name of this compound? That would be butane। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन। कोई सफिक्स नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं है। ओके, व्हाट माय पॉइंट? समझ आया बेटा? गॉट इट? Yes, sir. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज, आगे मैं बात करता हूं। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज इफ, एक मिनट। ओके, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम लोग अब हम लोग ने जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में। हाइड्रोकार्बन्स को अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स, तो वी हैव डिवाइडेड द हाइड्रोकार्बन्स इनटू 2 पार्ट्स। वन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कार्बन, और दूसरा है हमारे पास दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उसमें सिर्फ एल्केन्स आते हैं, एल्केन्स का अंडर दिस कैटेगरी, और इसमें हमारे पास आते हैं एल्कीन्स, एल्कीन एंड एल्काइंस। एल्काइंस ग्रुप से वर्ड आया, यानी एल्काइल ग्रुप जो है उसी से ये आया है। ईन मतलब वाइल हटा करके ईन लगा दिया, मतलब सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और एल्काइल मतलब एल्काइल ग्रुप्स है। बेटा मैं तुम्हें फिर से एक बार बता दूं कि एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। एल्काइल ग्रुप्स को हम लोग बोलेंगे कि सपोज कीजिए कोई कार्बन चेन है 3 कार्बन की, मान लेते हैं, इसकी फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है कि ये इस तरह से अपनी फुल कंबाइनिंग कैपेसिटी पर है और उसका फॉर्मूला होगा C3H8। अगर मुझे 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यानी ये ब्रांच बनानी है, चेन बनानी है, इसके आगे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाना है, तो इस चेन को बनाने के लिए मुझे सपोज कीजिए एक कार्बन यहां से फ्री छोड़ना पड़ेगा, यानी इसको, अब इसके आगे कुछ भी लग सकता है, इसके आगे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग सकता है। इट कैन बी अ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर अल्कोहल आप लगा सकते हो, आप एल्डिहाइड ग्रुप लगा सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो इसके साथ एक वैलेंसी फ्री है, आप चाहे तो ये वैलेंसी यहाँ से हटा करके आप यहाँ वाली फ्री कर दीजिए, वो तो डिपेंड करता है। एक फ्री करनी है, एक फ्री करने पर क्या होगा कि आप यहाँ पर अल्कोहल लगा लीजिए। तो ये चेन या ब्रांच जो होती है इसको हम लोग एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। व्हाट वी कॉल्ड इट? एल्काइल ग्रुप। इसका फॉर्मूला होगा C3H7, यानी कि एक कम होगा।
जैसे 3 कार्बन के लिए C3H7 है, यानी कि इसका डबल करो और उसमें एक ऐड कर दो, यानी यू हैव टू ऐड वन मोर. तो इफ यू हैव टू राइट हियर दैट C2, देन इट विल बी C2H5. It will be C2H5. Got it? समझ आया? डबल 1+1. तो C2H5 दो कार्बन का एल्काइल ग्रुप या कोई चेन है. दिस इज कॉल्ड द इथाइल. इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल एल्काइल ग्रुप. ओके, गॉट इट. तो एल्काइल ग्रुप कुछ नहीं है, सिंपल जो भी हाइड्रोकार्बन है उसमें से एक को हटा दिया गया है और उसको, अब इसको आप कहीं भी अटैच कर सकते हैं. सपोज कीजिए आपको एक हाइड्रोकार्बन चेन है और आपने इसको यहां पर अटैच कर दिया C2H5, तो ये अटैच हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक कार्बन की कमी थी. जो अटैच हो सकता है वो अटैच कर सकता है. समझ आया? समझ आया? तो दिस इज C2H5 इज एन एल्काइल ग्रुप. गॉट इट? नहीं समझ आया तो अभी आ जाएगा, परेशान मत होना. वापस आते हैं अपने टॉपिक पर. तो एल्केन क्या होते हैं? एल्केन्स, अगर एल्केन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक. तो अभी हम लोग सिर्फ नॉन साइक्लिक यानी स्ट्रेट चेन की बात कर रहा हूं. स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, और वही हमारे सिलेबस में, तो उसी को पढ़ेंगे. एक होता है हमारे पास साइक्लिक. साइक्लिक मतलब एक कार्बन यहाँ पर, मतलब दे कैन बी इन साइकिल, ये साइकिल में हो सकते हैं. इसमें फर्स्ट कार्बन और सेकंड लास्ट, मतलब लास्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं. स्ट्रेट चेन में क्या होता है कि स्ट्रेट चेन में फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन चेन में नहीं होते. दे कैन हैव द ब्रांच, लेकिन कितना भी ब्रांच हो सकता है, ये भी हमारे पास स्ट्रेट चेन में ही माना जाता है. मतलब रिंग नहीं बनेगा कहीं भी. ओपन चेन इसको बोलेंगे आप, स्ट्रेट चेन और ओपन चेन भी आप इसको बोल सकते हो. तो ये वाले जो एल्केन्स होते हैं, इनका जर्नल फॉर्मूला जो होता है बेटा, इनका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. मतलब, और ठीक है, और साइक्लिक का होता है CnH2n. CnH2n मतलब 3 कार्बन का, अगर मैं 3 कार्बन का ही बन सकता है साइक्लिक, 2 कार्बन का तो बन नहीं सकता. तो 3 कार्बन सपोज कीजिए मैंने ऐसे बना दिए, ये 3 कार्बन के लिए. तो अब हर एक कार्बन ने अपनी दो दो इस्तेमाल कर ली है ऑक्यूपेंसी, तो इसके भी 2 बच रहे हैं, यहाँ पर भी 2 हैं अभी रिमेनिंग, और यहाँ पर भी 2 हैं. तो इसके लिए हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पर हाइड्रोजन. एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H6. लेकिन अगर मैं 3 कार्बन के लिए स्ट्रेट लिखता हूँ, 3 कार्बन के लिए मैं स्ट्रेट लिखता हूँ, तो उस कंडीशन में इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो अभी इसके 3 फ्री हैं, तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा. इस वाले कार्बन ने 2 बना लिया, 1 और 2, तो अभी इसके 2 फ्री हैं, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा. और यहाँ पर 1 ही बॉन्ड बनाया, तो ये हो जाएगा CH3, तो इट विल बी CH3. समझ आया? सो हम लोग इसको बोलेंगे C3H8. समझ आया? तो दिस इज, इसको डबल करो और +2. ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है जब आप उसको क्या कर रहे होते हैं बेटा. एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2 ओपन चेन, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. समझ आया? समझ आया? बोलिए. ओके, देखो एल्केन क्या है. एल्केन्स आर दी हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स. कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा उसको? एल्केन बोलते हैं. ठीक है, अब कैसे होगा एल्केन, चलो समझते हैं. CnH2n+2, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का, वो भी ओपन चेन के लिए. ओपन चेन, ओपन चेन मतलब उसमें कोई भी डबल, मतलब ओपन चेन मतलब सिंपल स्ट्रेट चेन होगी. ये भी एक ओपन चेन है, इसके यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये भी एक ओपन चेन मानी जाएगी, ये भी एक ओपन चेन मानी जाएगी. ओके, और ये एक एल्केन है, ये एक एल्केन है. तो अगर मुझे इसका जनरल फॉर्मूला लिखना है कि जिसमें कितने टोटल कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा C6, इसका डबल कीजिए आप, तो हो जाएगा 12 और +2 14. अब आप चेक भी कर लीजिए, 14 होगा. इस कार्बन ने यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा. इस कार्बन ने भी सिंगल बॉन्ड बनाया, तो 3. इस कार्बन ने भी एक सिंगल बॉन्ड बनाया और यहाँ पर भी, तो 3 ही होगा. इस कार्बन ने पूरे टोटल 3 बॉन्ड बना चुका है, लेकिन अभी एक हाइड्रोजन के लिए स्पेस बाकी है, और यहाँ पर भी इसने 3 बनाया, एक हाइड्रोजन के लिए स्पेस खाली है. तो यू कैन राइट इट C6H14. समझ आया? समझ आया? Yes, sir. Okay. So this is the C3H14, C6H14 will be the name of this compound. Got it? Okay. Now moving to the next is ये मतलब इसका जनरल फार्मूला होगा एल्केन का. अच्छा एल्केन, अच्छा अब एल्कीन का क्या होगा? एल्कीन ओपन चेन. एल्कीन सपोज कीजिए कि कहीं पर डबल बॉन्ड, अच्छा कार्बन कार्बन के बीच में एक ही जगह डबल बॉन्ड आना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए एल्कीन में, क्योंकि 2 बार का रूल नहीं है हमारे पास अभी.
ठीक है। सो इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n, मतलब डबल कर दीजिए CnH2n। ओपन चेन के लिए मैं लिख रहा हूँ ओपन चेन, और ओपन चेन ही आपके सिलेबस में होगा। तो जैसे आपके पास कम से कम 2 कार्बन तो इसमें चाहिए होंगे एल्कीन बनाने के लिए, 1 कार्बन से बनेगा नहीं। तो आपको सपोज कीजिए कि 4 कार्बन का बनाना है, तो 4 कार्बन में कहीं भी आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। लेट सपोज आपने यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, तो इसका जनरल फार्मूला होगा C4 और इसका डबल कर दीजिए, यानी H का डबल, सॉरी N का डबल, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8। तो आप देखिए यहाँ पर ये 3 है, ये भी 3 बनाएगा। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं 1 2 3, तो एक वैलेंसी इसकी फ्री है, और इसने भी 3 बॉन्ड बना लिए तो एक वैलेंसी इसकी फ्री है। तो यू विल गेट C4H8। समझ आया? समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज अभी हमारे पास यहाँ पर है सी एल्काइंस। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइंस। एल्काइंस, एल्काइंस मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मींस कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 कार्बन्स। किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा, एनी 2 कार्बन्स, नॉट 2 से ज्यादा, ठीक है, तो उसमें हम लोग एल्काइंस बोलेंगे, और उसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2। अब 2 माइनस करना होगा। सपोज कीजिए कि आपको 3 कार्बन का मान लेते हैं, या 4 ही हो गया तो कोई नहीं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका जनरल फार्मूला होगा C4, इसका डबल कीजिए 8 और -2 यानी C4H6। सो यहाँ पर 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, और इसने पूरे 4 बॉन्ड बना लिए हैं, और इस वाले कार्बन ने भी पूरे 4 बॉन्ड बना लिए, 3 इधर 1 इधर, तो अब इसमें कोई और हाइड्रोजन लग ही नहीं सकता। इसी तरह से अगर मैं 2 कार्बन का लिखता हूँ, ये ओपन चेन के लिए ओपन चेन, ठीक है। अगर मैं 2 कार्बन के लिए लिखता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 2 कार्बन के लिए C2, और इसका डबल कीजिए तो आएगा 4, और 4 में से 2 माइनस कर दीजिए C2H2। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इथीन। इथीन के लिए फॉर्मूला होगा। ओके, सो व्हाट शुड बी द नेम फॉर्मूला? ये 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसने 3 बॉन्ड बना लिए तो एक फ्री यहाँ पर हो गया, इसने 3 बॉन्ड बना लिए तो एक फ्री यहाँ पर हो गया। तो बोलो होगा कि नहीं होगा? C2H2 बोलिए। Yes, sir. ओके, तो एल्कीन्स, एल्काइंस और एल्कीन्स की डेफिनेशंस तो नहीं पूछी जाती है, और वैसे जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि आपको एक बहुत सारे कंपाउंड दे दिए जाएंगे, जैसे C4H10 फर्स्ट, सेकंड दे देंगे आपको C3H8, थर्ड आपको दे दिया जाएगा C7H14, फोर्थ आपको दे दिया जाएगा C6H10, फिर आपको दे दिया जाएगा C9H16, ओके, एंड देन उसके बाद C4H8, C6H14, C7H12, ठीक है। और आपसे इस तरह से बोल करके आपसे पूछा जाएगा कि बोलिए इनमें से कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, और कौन सा एल्काइन है। तो बताइए इसमें ये एल्केन है कि एल्काइन है? बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसी क्वेश्चन को बनाना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस? विच of the following are alkane, alkene और alkyne considering, आप कंसिडर कर रहे हैं, considering all are open chain, सब ओपन चेन है, कोई रिंग में नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा एल्केन होगा? टेल मी बेटा। So the first one is alkane. हाँ, क्योंकि आपने इसका 4 का डबल किया तो 8 आया, 8 से ज्यादा है तो मतलब ये एल्केन होगा। ओके, इसका बताइए। What should be the name of this compound? नेम तो नहीं, मतलब विल इट बी एल्कीन और एल्काइंस? C3 का डबल करेंगे कितना आएगा? 6, और 6 में आप क्या कर रहे हैं? 2 प्लस कर रहे हैं। कितना प्लस कर रहे हैं? 2 प्लस, तो ये एल्केन हो गया। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है?
एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। समझ आया? ओपन चेन के लिए, ओपन चेन समझ आया? बताइए, बोलिए बेटा इसका क्या होगा, बोलिए। Sir, alkyne, the middle one. डबल ये एल्काइन क्यों बेटा? Yes, 7 2 कितना होता है? हाँ, मिडिल वन एल्कीन, दिस विल बी एल्कीन। yes, sir. ओके, एंड दिस वन यूसुफ मुझे बताएंगे। यूसुफ बताइए, आर यू देयर यूसुफ और केविन या सैयद, कोई भी एक बोलो बेटा, बोलिए। So is it यूसुफ, सैयद। alkyne? यस, इट विल बी एल्काइन, क्योंकि डबल करने से भी 2 कम आ रहा है ना, ये वाला। Sir, alkyne. दिस विल बी एल्काइन। ओके, ये वाला Alkene. एल्केन। ओके, एल्कीन। ये वाला Alkane. Alkene, sir. एंड दिस वन Alkyne. एल्काइंस। ओके, तो ये आप समझ गए हो अच्छे से ना? गुड। Yes. तो ये डिफरेंस है। अगर मैं सबके नेम पूछता हूं तो बताइए इसका नाम क्या होगा? C4H10 का नाम क्या होगा? अगर मैं मान रहा हूं सबको स्ट्रेट चेन में है तो क्या नाम होगा? ब्यूट एन। क्या नाम होगा? ब्यूट एन। ओके, इस वाले का नाम क्या होगा? 3 कार्बन है तो प्रॉप एन। क्या नाम होगा? बोलो, बोलिए जल्दी से, बोलिए फटाफट से, सभी के नाम नाम बोलने हैं आपको। क्या क्या नाम होगा सबका? अगर हम लोग सबको स्ट्रेट चेन कंसीडर कर चुके हैं तो सबके नाम बताइए। तो इसका नाम होगा ब्यूट एन, इसका नाम होगा प्रॉप एन, इट शुड बी हेप्ट इन। इन भी हम लोग को कंडेंस फॉर्मूला दे रखा है तो हम लोग को पता नहीं है कि डबल बॉन्ड कहां पर है, तो नहीं पता तो आप बस इन लिख दीजिए, हेप्ट इन। ओके, यहां पर दिस विल बी हेक्स YNE, हेक्साइन। दिस विल बी नॉन YNE, nonine. Okay, and this would be butene. This will be hex hexine. This will be Heptane. Heptane. बोलिए, heptane. Heptane. वेरी गुड। तो इस तरह से इनके नाम होंगे। समझ आया आपको अच्छे से? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके बेटा, तो हम लोगों ने सैचुरेशन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ा है ना? अब एक्चुअल में जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें क्या खास बात होती है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब आप सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलाते हैं तो वो कंप्लीटली जल जाते हैं, दे बर्न्स कंप्लीटली। बट इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे डू नॉट बर्न्स कंप्लीटली, वो कंप्लीटली बर्न्स नहीं करते। ठीक है? ओके, तो कैसे, क्या मतलब हुआ इसका जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शंस विद ऑक्सीजन। टॉपिक है हमारा कंबशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जब आप कंबशन, दिस इज कंबशन, जब आप किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं
ठीक है, वो ओपन एयर में ना पूरा कंप्लीटली जलेगा और ब्लू फ्लेम मिलती है, मतलब व्हेन अ हाइड्रोकार्बन इज बर्न, ठीक है, तो कंप्लीटली जब जलता है तो वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। दो तरह की फ्लेम हमारे पास होती हैं, एक होती है सूटी फ्लेम और एक होती है हमारे पास ब्लू फ्लेम। तो सूटी फ्लेम और ब्लू फ्लेम में क्या फर्क होता है, चलो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सूटी फ्लेम ये कैसी होती है, इट इज पेल येलो, या हम बोल सकते हैं रेड येलो, रेड येलो फ्लेम, येलो फ्लेम ये होती है हमारे पास सूटी फ्लेम, ठीक है। और एक होती है हमारे पास ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम जो कि ब्लू ही होती है पूरी, ब्लू फ्लेम, ठीक है, इसको हम लोग ब्लू फ्लेम बोलते हैं। तो जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जर्नली इसको मैं बोलूंगा कि दिस इज द एल्केन। जब आप एल्केन को जलाते हैं इन द सफिशिएंट सप्लाई, मतलब इन ओपन एयर, ऑक्सीजन आपने कहां से लिए, ओपन एयर से लिए, तो वो क्या बनाएंगे, जब भी किसी आप हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे प्लस वाटर बनाएंगे और प्लस आपको हीट एंड लाइट देते हैं, हीट एंड लाइट, आपको एनर्जी मिलेगी। ओके, ये जनरल जनरल रिएक्शन है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप ओपन एयर में जलाते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है प्लस क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलती है, ठीक है। ओके, और इसमें जो हीट एंड लाइट होती है यानी, और आपको ब्लू फ्लेम से जलता है यानी सफिशिएंटली जलता है। ओपन एयर में अगर हम लोग इसको जलाते हैं तो आपके पास इतनी फ्लेम होती है, या मैं बोलूंगा उतना ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा कि वो सफिशिएंट होता है कार्बन को जलाने में, ठीक है। अच्छा, ये पहले हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है, जरा ध्यान समझना। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है जो कि सिंपल है, मान लेते हैं इथेन है, या एलपीजी गैस जो आपके घर में यूज होती है, वो ब्यूटेन का मिक्सचर होता है जनरली, ब्यूटेन उसमें होती है जो ब्लू फ्लेम से जलती है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ब्यूटेन गैस है जो कि आपके घर में यूज की जाती है, दिस इज अ ब्यूटेन गैस, और लैब के अंदर भी ब्यूटेन गैस को हम लोग यूज करते हैं या फिर स्प्रिट को यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें इथाइल अल्कोहल जनरली होता है, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं ये हमारे पास है, ये ब्यूटेन है 4 कार्बन का, जिसको आप C4H H डबल करोगे तो 8 and 10, C4H10, और इसको आपने ऑक्सीजन की सप्लाई में जलाया ओपन एयर में, ओपन एयर, ओके, आपने ओपन एयर में जलाया है इसको। तो जब आप इसको ओपन एयर में जलाते हैं तो ये क्या करेगा, ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस वाटर देगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी हो तो C प्लस O2 विल गिव्स यू CO2 प्लस वाटर। आप बैलेंस कर सकते हैं, जितना यहाँ पर होता है उतना यहाँ पर होगा, जितना हाइड्रोजन होगा उसका आधा यहाँ पर होगा, मतलब दिस विल बी लाइक H कितना आएगा आपके पास, दैट विल बी 10 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ओके। और ऑक्सीजन कितना होगा हमारे पास, दैट वुड बी द x प्लस y बाई 2 का सम होता है, यानी कि 4 और प्लस x प्लस y बाई 2, दैट वुड बी 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 हो जाएगा, नहीं 9, चेक कर लेते हैं एक बार यही है कि नहीं, 9 18, यहाँ पर कितना हो, 4 टू जा 8 एंड 5 कितना रहा 9, अच्छा 9 बाई 2 होगा ना, एक मिनट चेक कर, बैलेंस कर लेते हैं ना, 5 हो गया यहाँ पर, और ये कितना हुआ तुम्हारा 8, 5 एंड 8 13 हुआ है, 13, अरे 13 हुआ है, तो दिस विल बी 4 टू जा 8 एंड 5 वन जा 5, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया हमारे पास, ठीक है, कार्बन बैलेंस हो चुका है, ओके। सो 4 टू जा 8 एंड 5 13, तो 13 बाई 2 कर दीजिए इसको, दिस विल बी 13 बाई 2, 13 बाई 2, सो 13 बाई 2, ओके। सो इस तरह से हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं, ओके। सो ये हमारे पास बैलेंस फॉर्म है कि इसको जलाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ओके, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। तो मेन टॉपिक पर आते हैं हम लोग, क्या है टॉपिक, कि जब आप किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो
सफिशिएंटली इस ऑक्सीजन के पास इतनी कैपेसिटी यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है उसके हिसाब से मिक्स जब एयर से रिएक्ट करता है तो उसमें इतना प्रेशर होता है या इतनी मिक्सिंग होती है ऑक्सीजन की कि वो इन बॉन्ड्स को इजीली ब्रेक करेगा। पहले क्या होगा, ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होंगे और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होंगे और इजीली कार्बन भी जलेगा और हाइड्रोजन भी जल करके वाटर बना देगा आपका। यानी दो ऐसे फ्यूल है हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन भी है और दूसरा आपके पास हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन के जब एटम्स को जलेंगे तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर वाटर बनाएंगे और कार्बन जब जलेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अभी क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए कि मैंने किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाया, लेट सपोज कीजिए मैंने इथीन को जलाया, इथीन या इथाइन को, एसिटिलीन गैस ये बहुत कॉमनली यूज की जाती है, इसको हम लोग एसिटिलीन गैस बोलते हैं, जो कि कार्बाइड एक होता है उसको पानी में डालते हैं तो ये एसिटिलीन गैस की फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। तो उसमें ये पानी में डालने पर ये वाली गैस बनती है और इसको आप ऑक्सीजन से जलाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने पर ये बनाता तो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, लेकिन अगर सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन मिले तो कई बार जो वेल्डिंग्स के पर्पस पे ये यूज की जाती है, क्योंकि बहुत सस्ती और इजीली अवेलेबल गैस होती है तो वेल्डिंग के पर्पस पे यूज की जाती है, तो इसमें हम लोग एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हमारे पास सपोज कीजिए कि एक ये डिवाइस होता है जो कि वेल्डिंग के पर्पस पे यानी मेटल्स को मेल्ट करने के लिए यूज होगा। इसमें दो तरह के एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि दो चीजों को मिक्स करता है, यहाँ पर एक चैम्बर लगा रहता है और यहाँ से हमारी गैस निकल रही होती है वेल्डिंग के पर्पस पर। तो इसमें एक तरफ से हम लोग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को सप्लाई देते हैं और इसमें एक तरफ से हम लोग एसिटिलीन गैस यानी कि C2H2 प्रोवाइड कर रहे होते हैं वेल्डिंग के टाइम पर, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और उतनी हीट प्रोड्यूस कर देता है जितनी वेल्डिंग के लिए मेटल को मेल्ट करने के लिए चाहिए होगी। अगर हम लोग इसमें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, किसी वजह से एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसमें सिर्फ वाटर बनेगा, यानी ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक कर देगा और कार्बन कार्बन रह जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा और वो क्या होगा कि वो कार्बन कार्बन हमारा बच जाएगा बिना जला हुआ, यानी बिना बर्न किए। तो जब ये नहीं जलेगा तो उसमें क्या कंडीशन आएगी, आपकी वाटर की तो फॉर्मेशन होगी, यानी कार्बन बनेगा प्लस वाटर, और ओपन एयर में अगर आप इसको जलाते हैं तो आपको वाटर तो बनेगा, ठीक है, और कार्बन बहुत सारा अनबर्न कार्बन आपको मिलेगा, बहुत सारा अनबर्न कार्बन, इसको हम लोग बोलेंगे अनबर्न कार्बन, अनबर्न कार्बन। ओके, ये बहुत सारा अनबर्न कार्बन मिलेगा। ये ओपन एयर है, ओपन एयर, और ये आपने एक्स्ट्रा सप्लाई दी है, एक्स्ट्रा सप्लाई, यू हैव गिवन दिस वन द एक्स्ट्रा सप्लाई, एक्स्ट्रा सप्लाई, आपने ये एक्स्ट्रा सप्लाई इसको प्रोवाइड की है। तो अभी ये अनबर्न कार्बन का क्या रोल होता है, अनबर्न कार्बन होता है तो क्या होता है एक्चुअल में, कैंडल भी अगर आपने देखा होगा, कैंडल भी सूटी फ्लेम से जलती है, यानी रेड फ्लेम से जलती है, कभी येलो फ्लेम से नहीं जलती है। एक तो जब आपने अनबर्न, आपने देखा भी होगा कि कार्स में भी ब्लैक कलर का स्मोक दिखने लग जाता है, ब्लैक कलर का स्मोक आपको देखने मिल जाएगा जब फ्यूल सही से जलता नहीं है गाड़ी में, तो उसमें ब्लैक कलर का स्मोक आने लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनबर्न कार्बन। कार्बन का एमिशन ज्यादा होता है, कार्बन का एमिशन जो कि नुकसानदायक बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम लोग किसी एक कैंडल को जला रहे होते हैं तो कैंडल भी एक तरह का अनसैचुरेटेड, ये जो वैक्स है दिस इज वैक्स, एंड वैक्स जो होता है वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, वैक्स इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, सो ये जब जलेगा कुछ इस तरह से, ओके, ये जब जलता है कुछ इस तरह से, तो इस फ्लेम में अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोजन तो जल रहा है लेकिन अनबर्न कार्बन भी इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये जो अनबर्न ब्लैक कलर के कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आप एक स्पून ले लीजिए और आप उसकी फ्लेम के ऊपर रखिए, कैंडल के ऊपर, तो इट विल गिव्स यू द ब्लैक कलर, वो ब्लैक ब्लैक कर देगा उसको। तो वो जो ब्लैक कलर आया वो कहां से आया, दैट इज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। एंड मोर ओवर वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टूड हियर इज दैट कि ये जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, इसकी प्रेजेंस से ब्लू फ्लेम कन्वर्टेड इनटू रेड येलो फ्लेम, वो ब्लू फ्लेम जो होती है वो रेड येलो फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती है। दिस अनबर्न पार्टिकल्स मेक द ब्लू फ्लेम एज, मैं बोलूंगा कि वो उसको सूटी फ्लेम में कन्वर्ट करती है। जबकि हाइड्रोजन जब जलेगा, वाटर बनाएगा, तो वो ब्लू फ्लेम से जलेगा। हाइड्रोजन तो बहुत नीट एंड क्लीन फ्यूल है, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ओपन एयर में, तो वो इसको हटा देंगे और नॉर्मली आपको कार्बन कार्बन के बीच में
दे देंगे और ये अनबर्न कार्बन आपका रह जाएगा। और इस अनबर्न कार्बन को के पार्टिकल्स को आप जो है नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो ये इसकी प्रेजेंस से ये जो फ्लेम हो जाती है वो सूटी फ्लेम हो जाती है, सूटी फ्लेम हो जाएगी, जिसको हम लोग रेड येलो फ्लेम बोलते हैं, रेड येलो फ्लेम। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ये रेड और येलो फ्लेम के नुकसान क्या है। देखो, कार्बन इज ऑल्सो अ फ्यूल, कार्बन क्या है, एक फ्यूल है। और ये जो कार्बन है जब ये जलेगा तो इसकी भी कोई ना कोई कैलोरीफिक वैल्यू, ये भी कोई ना कोई हीट प्रोड्यूस करेगा जो कि सफिशिएंट होती है मेटल को मेल्ट करने पर। तो अगर आपने एसिटिलीन गैस को ओपन एयर में जलाया तो वो सफिशिएंट हीट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी मेटल को मेल्ट करने के लिए। इसलिए जो वेल्डर्स होते हैं वो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं इसको जलाने के लिए, ताकि ये जो अनबर्न कार्बन है ये भी कंप्लीटली जल जाए और उससे जो हीट प्रोड्यूस हो वो सफिशिएंटली काफी हो मेटल्स को मेल्ट करने पर। और उस वक्त जब ये फ्लेम होती है तब ये ब्लू फ्लेम से जलता है। आपने देखा होगा कैरोसिन, कैरोसिन मैं अभी आपको दिखाता हूं, कैरोसिन, ईन लगा हुआ है ना, ईन, इसका मतलब ये क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब आप जलाते हैं तो वो भी एक येलो फ्लेम से देगा। तो आपने लैंप जो देखे होंगे, लैंप मैं दिखाता हूं आपको, केरोसिन लैंप जो होते हैं वो जलते हैं नॉर्मली किससे बेटा, दे यूजुअली बर्न्स विद येलो फ्लेम से जलते हैं। लेकिन एक केरोसिन स्टोव होता है और केरोसिन स्टोव में जब हम लोग एक उसके बराबर में एक एयर का टैंक लगा रहता है, और इन द ग्रामीण के रीजन्स में एक वो होता है जिसमें हम लोग पंप करते हैं पहले उसको, उसमें बहुत ज्यादा एयर, और फिर वो उस एयर के मिक्सर से जब जलता है तो वो ब्लू फ्लेम से जलता है, एकदम ब्लू फ्लेम से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। केरोसिन ऑयल का, केरोसिन ऑयल, एक मिनट बस। देखिए, Tired of cold calling? मैं आपको दिखाता हूँ, बस एक मिनट। ये जो केरोसिन स्टोव होता है, इस केरोसिन स्टोव में एक operate both a silent burner and a roarer ये वाला burner एक टैंक stove. लगा रहता है। ये टैंक क्यों लगा रहता है, You will इसकी एक need वजह to ये होती है preheat कि your stove ये with जो good केरोसिन quality टैंक denatured होता है alcohol like this इसमें product here. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और वो जब Always use a जलता है तो quality grade 1 उतना kerosene सफिशिएंट हीट या in कैलोरीफिक your वैल्यू प्रोवाइड नहीं kerosene कर burning पाता stove, जितना whether हमें silent खाना or बनाने के लिए roarer. चाहिए, उतना अच्छे से नहीं जलता, और हमारे बर्तन भी बहुत ज्यादा काले हो जाएंगे, Put the ब्लैक हो जाएंगे denatured बिकॉज ऑफ द alcohol डिपोजिशन ऑफ in अनबर्न्ड the कार्बन। spirit cup तो व्हेन वी, underneath the burner. तो इसमें इस Fill तरह the से होता है, spirit वी cup, स्टार्ट, यहाँ पर ये but केरोसिन डाल not दिया गया है all the इसमें, way. Leave a little room at the top और so it won't splash out when burning. ओके, देन वी स्टार्ट पंपिंग दिस। Light the alcohol in the spirit cup ये with स्प्रिट your टेम्परेचर इसमें flame तो स्प्रिट डाला गया है, तो and make sure that your vent screw is open so that the stove does not pressurize early. दोनों का फर्क है आप देखेंगे तो अभी दे स्टार्ट बर्निंग विद अ ब्लू फ्लेम। तो इसको आपको जलाना होता है, तो मतलब बर्निंग करने के लिए, प्रॉपर बर्निंग के लिए आपको जरूरी है कि आपको इसको प्रेशराइज, मतलब हवा करनी होती है, और हवा इस टैंक के अंदर होती है, जब वो मिक्स होती है तो एकदम ब्लू फ्लेम से जलता है। समझ आया आपको, कोई डाउट तो नहीं? I will allow the roarer burner to self-ignite. To do this, you close the vent screw when almost समझ all आया of आप the लोग को? alcohol has burned away बोलिए। out of the spirit Yes, sir. can before igniting the stove. और at इंडिया the में top of the burner. नॉर्मली First इस तरह के close. स्टोव पहले थे, और ये बहुत कॉमनली यूज किए जाते थे। मैं अगर आपको दिखाऊं तो इंडिया में हमारे जब बचपन में, चाइल्डहुड में, जब उतना ज्यादा गैस वगैरह का नहीं था, तो उस वक्त मैंने देखा था कि ऐसा कुछ स्टोव था जो कि यूज किया जाता था खाना बनाने के लिए, और उसमें कुछ मतलब ये बहुत फास्ट और ब्लू फ्लेम से चलता था। लाइक मैं दिखाऊं तो आपको,
तो ये हमारे पास स्टोव यूज होता था, इस पे बहुत ज्यादा यूज किया था। तो ये स्टोव होता था जिसके अंदर कुछ इस तरह से यूज किया जाता था और इसमें कुछ नोजल्स होते थे, ठीक है। और फिर इसमें कुछ इस तरह से हवा को मतलब भरा जाता था। ये जो टैंक है इसमें कुछ इस तरह से हवा को भरा जाता था ताकि एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ एयर मिल सके और मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी से एयर जले उसमें, और फिर ये बहुत अच्छे से ब्लू फ्लेम से जलता है। मतलब ये स्टार्ट पंपिंग दिस वन and after the pumping it will give you the blue flame, it will start burning with blue flame, एकदम ब्लू फ्लेम से जलता है, ठीक है। तो अभी देखो ये एकदम येलो फ्लेम से जल रहा है केरोसिन, लेकिन जब इसमें प्रेशराइज्ड एयर को पास किया जाएगा तो उस कंडीशन पर ये एकदम ब्लू फ्लेम से जलेगा। तो ये कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर में जो सिलेंडर्स, कुछ जगहों पे तो सिलेंडर की सप्लाई होती है, देखो ये सूटी फ्लेम है और अनबर्न कार्बन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जो सूटी फ्लेम होती है ये अभी सप्लाई कर रहा है, तो देखो एकदम से अनबर्न कार्बन की फ्लेम से वो ब्लू फ्लेम में कन्वर्ट हो रहा है। थोड़ी देर में ब्लू फ्लेम में कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीटली एंड इट विल स्टार्ट बर्निंग। बहुत अच्छे से एकदम ब्लू, जैसे एलपीजी जलती है वैसे ही जलता है एकदम अच्छे से। ये देखो पूरा ब्लू फ्लेम बर्निंग विद ब्लू फ्लेम। ये ब्लू फ्लेम क्यों है? इसकी वजह यही है कि इसको जलाने पर आप सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ये खास बात होती है कि एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ एयर में जलाओगे तभी वो अच्छे से जलेगा, अदरवाइज वो दिक्कत करता है, मतलब वो नहीं जलता है अच्छे से। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। अनसैचुरेटेड जो आपके घर में एलपीजी होती है उसमें आपको एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं देनी पड़ती है। जब एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं देते हैं तो उस कंडीशन पर अगर मैं बोलूँ तो उस कंडीशन पे उस कंडीशन पर आपको एक्स्ट्रा सप्लाई देनी, जब सप्लाई देनी पड़ेगी। अब एलपीजी जो होती है वो सैचुरेटेड होती है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि एलपीजी में भी, हम लोग इसको बस लास्ट खत्म करते हैं ये टॉपिक कंप्लीट करके, कि जब एलपीजी को भी अगर आप एलपीजी स्टोव को अगर आप देखते हैं लास्ट में उल्टा करके अगर आप उसको स्टोव को देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरह का ऐसे बर्नर होता है, जिसमें अगर मैं इसको सही से ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह का एक सर्कल होता है, ठीक है। कुछ इस तरह का एक सर्कल होता है और उसके अंदर एक और ऐसे लेयरिंग होती है इस तरह से, और यहाँ से ऐसे इसमें इनलेट, ये ऐसे कुछ यहाँ पर दो इनलेट होल्स होते हैं, और यहाँ पर आपको इसमें एक नोजल ऐसा लगा रहता है और यहाँ से इस नोजल से एक एलपीजी गैस इसमें जाती है और वो एलपीजी गैस कुछ इस तरह से इसमें गोल गोल घूमती है और वो उसमें बहुत सारे ऊपर एक बर्नर रखा रहता है, उसके होल में से निकलती है और उसको जलाते हैं हम लोग। अब जब ये इनलेट होल में एक प्रेशराइज्ड एयर पास करते हैं हम लोग एक नोजल के थ्रू, तो यहाँ पर साइड में इनको हम लोग बोलते हैं इनलेट होल्स। ये इनलेट होल्स कई बार ब्लॉक या चौक हो जाते हैं, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन चाहिए होती जलाने के लिए, जो नॉर्मल हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो भी कई बार इसमें सफिशिएंटली नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वो ब्लैक करने लग जाता है बर्तन को और हमारे इनलेट होल चौक हो जाते हैं। तो इनलेट होल्स जो होते हैं, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी आप एयर में से जो ऑक्सीजन मिलनी है ओपन एयर से, उसको भी अगर आप कम कर दोगे तो वो भी येलो फ्लेम से जलेंगे। तो अगर ये इनलेट होल्स बंद हो जाएंगे तो फिर आप इसको सही से नहीं जला पाएंगे। आपने देखा भी होगा कि आपका जो बर्नर होता है लैब में, तो लैब बर्नर में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर इनलेट होल्स होते हैं कुछ इस तरह से, और वो कुछ इस तरह का बर्नर होता है, ठीक है। तो आप अगर इस पर हाथ रख देंगे, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे, तो ये फ्लेम जो होती है ये सूटी फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती है फौरन। तो क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने यहाँ से जब एयर पास हो रही होती है तो एयर पास होने पर जो यहाँ से मिक्स हो, जब इसमें से एक तेज हवा यहाँ से जाएगी तो यहाँ की सराउंडिंग एयर जो है वो यहाँ से इसमें मिलती है और ये एक मिक्सचर हो जाता है एयर का और ऑक्सीजन का, सॉरी फ्यूल का और ऑक्सीजन का, और फिर वो जलती है तो ब्लू फ्लेम से जलती है। कई बार ऐसा होता है कि सिलेंडर में गैस कम होती है, उसकी वजह से प्रेशर उतना नहीं हो पाता जितना इसको चाहिए होता है। मतलब ये जब ये प्रेशर से पास होगा तभी यहाँ से अच्छे से ऑक्सीजन जाएगी। तो अगर लो प्रेशर पर अगर सिलेंडर है तो उस खत्म होने वाला, यानी अभी उसके ज्यादा गैस नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जितना इसको चाहिए होगा ऑक्सीजन उतना इसके अंदर डिसॉल्व नहीं, यानी सराउंडिंग से नहीं आ पाता इन इनलेट होल से, और फिर वो तब भी ब्लैक करने लग जाता है बर्तन को। यानी जब सिलेंडर खत्म होने वाला होता है तब भी ब्लैक करता है,
और या इनलेट होल चौक हो जाते हैं तब भी ब्लैक करता है, जबकि एलपीजी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। समझ आया आपको? समझ आया? यस सर। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज और कुछ आईयूपीएससी के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास, विल मीट इन नेक्स्ट वन। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके बेटा।